हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन यदि आपको पॉइंट याद होगा तो आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से समझ जाएंगे कि इस प्रकार ब्लड का क्लॉट होता है। ओके, इसके अलावा हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। ओके, यानी जिसे बोलते हैं हम लसिका। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं आज के, जो कि है ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात करें, ब्लड क्लॉटिंग अर्थात खून का थक्का बनना, यानी कोगुलेंट होना उसका। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग में जब ब्लीडिंग होता है अर्थात जब कट होता है, कोई इंजरी होती है, तो उस दौरान जब ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लीडिंग होने के तुरंत बाद हमारे शरीर में क्या होता है कि जो सराउंडिंग टिश्यू होती है ना, जो उसके आसपास की टिश्यू उपस्थित होती हैं, वे सभी कुछ पदार्थ का सिक्रेशन करने लगते हैं। वो क्या होती है? वो होती है एक्सोथर्मोप्लास्टिन, जो कि होती है जो कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है। ओके, तो ये सिक्रेट करती है कौन? आसपास की जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उनके आसपास के जो ऊतक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा क्या सिक्रेट करते हैं? ब्लीडिंग होने के पश्चात और क्या सिक्रेट होता है? प्लेटलेट सिक्रेट होता है। और जब प्लेटलेट सिक्रेट होगा तो उसमें क्या होता है? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जो सराउंडिंग टिश्यू के द्वारा क्या निकला था? एक्सोथर्मोप्लास्टिन। और जबकि प्लेटलेट्स के द्वारा क्या निकल रहा है? एंडोथर्मोप्लास्टिन। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये दोनों मिलकर के कौन? एक्सो और एंडो दोनों मिलकर के प्लस 13 और क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब कि 13 और भी ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो कि इन दोनों के साथ मिलते हैं। किनके? इन दोनों के साथ, अर्थात एंडो और एक्सो के साथ मिल करके, और तो ये 13 और क्लॉटिंग फैक्टर मिलके जिसमें होता है कैल्शियम +2 आयन। किसमें? इन्हीं 13 क्लॉटिंग फैक्टर में होता है कैल्शियम +2 आयन, जो कि मुख्यतः फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर। उन 13 क्लॉटिंग फैक्टर में से चौथा क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है कैल्शियम +2 आयन। ओके, तो इन एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सोथर्मोप्लास्टिन के साथ 13 क्लॉटिंग फैक्टर मिलते हैं, जो कि बनाते क्या हैं? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ओके, जो कि होता है एक प्रकार से एंटी हिपैरिन। एंटी हिपैरिन मतलब कि हिपैरिन खून का लगातार वो बहाव करता है, एंटी हिपैरिन यानी कि वो हिपैरिन के विपरीत कार्य करेगा, अर्थात बहाव नहीं करेगा बल्कि रक्त का थक्का जमाएगा ना। तो ये देखो, ये किसके द्वारा बनता है? ये पॉइंट ध्यान रखना, किसके द्वारा बना? एक तो एक्सोथर्मोप्लास्टिन और दूसरा क्या है? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों मिलकर के प्लस 13 क्लॉटिंग फैक्टर के साथ ये मिलकर क्या बनाए? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, और इसके अलावा एंटी हिपैरिन जिसे बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सोथर्मोप्लास्टिन है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाए? अब यहाँ पर जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मेन फैक्टर था कि ये क्या होती है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसी के द्वारा जो होता है ये हमारे ब्लड का क्लॉट होता है। अब प्रोथ्रोम्बिन चूंकि वो इनएक्टिव फेज में पड़ा होता है, अर्थात वे एक्टिव में नहीं रहता, वो सक्रिय नहीं रहता, वे निष्क्रिय रूप से हमारे बॉडी में पड़ा रहता है। अब जब निष्क्रिय रूप में वो पड़ा रहेगा तो उसे सक्रिय रूप में करना चाहिए, करना होगा, तभी तो वो क्या बोलते हैं ब्लड की क्लॉटिंग करेगा। तो उसके लिए ये जो बनाया गया है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये जो बना है ये आती कहाँ पर है? ये प्रोथ्रोम्बिन में मिलती है। और जब प्रोथ्रोम्बिन पर मिलती है तो कैल्शियम +2 आयन की सहायता से इसे थ्रोम्बिन पदार्थ में बदल देती है, अर्थात थ्रोम्बिन एक्टिव में बदल देती है, जो कि एक प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग का मेन फैक्टर होता है। ओके, अब ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, इसी के द्वारा आगे चल करके ब्लड क्लॉटिंग में सहायता मिलती है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देते हैं, फाइब्रिनोजन। कौन? फाइब्रिनोजन जो होता है वो किसकी सहायता से चेंज हो रहा है? यहाँ पर फाइब्रिन में वो हो रहा है थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से।
थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से। ये फाइब्रिनोजन जो होता है इनएक्टिव स्टेट में वो भी बड़ा होता है फाइब्रिनोजन, और वो घुलित अवस्था में रहता है। जब घुलित अवस्था में रहेगा तो जाहिर सी बात है वो ब्लड के साथ बहता रहेगा। अब जब तक वो घुलित अवस्था में रहेगा तब तक वो कहां से क्या बोलते हैं ब्लड क्लॉट कर पाएगा। अब जब वो घुलित अवस्था से हट करके इनसॉल्युबल स्टेट में पहुंचेगा तभी तो एक प्रकार से वो फाइब्रिन के धागों को निष्कासित करेगा, और जब फाइब्रिन के धागे निष्कासित होंगे तभी तो एक प्रकार से वहां पर नेट बनेगा, एक जाल बनेगा, और नेट बनने के पश्चात ही तो उसमें जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए या फिर अन्य पदार्थ होंगे उसमें फंसेंगे, तभी तो ब्लड का क्लॉट हो पाएगा। तो इतनी सारी प्रोसेस होने के लिए जरूरी क्या है कि फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल था इनसॉल्युबल में बदले, अर्थात वो एक्टिव स्टेट में आए अपने कार्य करने के लिए जो उसका मेन कार्य होता है। ओके, तो ये क्या करती हैं, ये कुछ इस प्रकार के फाइब्रिन धागे रिलीज करती है। कौन? फाइब्रिनोजन जो है, यानी फाइब्रिन जो निकलने हैं, तो ये कुछ इस प्रकार फाइब्रिन धागे रिलीज करती है। क्या है? फाइब्रिन थ्रेड्स। क्या है? फाइब्रिन थ्रेड्स जिसे बोलते हैं फाइब्रिन धागे। ओके, तो अब ये बनाई हमारे जहां पर इंजरी हुई, कट हुई, तो यहीं पर कुछ आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या फिर अन्य पदार्थ होते हैं यहीं पर ऐसे फंस जाते हैं। कहां पर? इन्हीं फाइब्रिन धागों के ऊपर। अब चूंकि एक प्रकार का जाल होता है, अब इसी में ये सब फंस जाएंगे और ब्लड क्लॉट धीरे धीरे हो जाएगा, अर्थात फिर ब्लड का जो एक बार ब्लीडिंग हो रहा था बाहर वो रुक जाएगा। ओके, तो इतनी बात आई समझ में कि देखो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए कौन आया था? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है एक प्रकार से एंटी हिपैरिन, और ये बनाया कहां कैसे गया? वो ब्लीडिंग होने के दौरान सराउंडिंग टिश्यू के द्वारा एक जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ और प्लेटलेट्स के द्वारा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, और 13 अदर क्लॉटिंग फैक्टर के साथ उन्होंने क्या बनाया? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जब बन गए थे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल दिया। अब थ्रोम्बिन इसको क्लॉट करेगा। उसी प्रकार जो फाइब्रिन धागे होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो उसको थ्रोम्बिन एंजाइम एक होता है जो कि इसे इनसॉल्युबल बना देता है, अर्थात वो फाइब्रिन में से चेंज कर देता है इन एक्टिव स्टेट में। ओके, तो ये बात आई समझ में। तो उसी में अगर हम देखते हैं कि जो एंटीकोगुलेंट होता है अर्थात एंटी हिपैरिन जिसे बोलते हैं कि ब्लड का थक्का ना जमने देना, तो वो होता है जैसे ह्यूमन में होता है क्या? हिपैरिन। हिपैरिन एक प्रकार से ऐसा पदार्थ होता है जो कि हमारे ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है। तो एक प्रकार से ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला एंटीकोगुलेंट है जो कि होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसके अलावा फीमेल एनाफ्लीज एक मच्छर की जो प्रजाति होती है, तो फीमेल एनाफ्लीज में क्या पाया जाता है? एनोफेलिन। ये भी एक प्रकार से एंटी हिपैरिन होता है या फिर बोल सकते हैं एंटीकोगुलेंट होता है। इसके अलावा प्लांट्स में अगर बात करें तो प्लांट में होता है वारफेरिन। ओके, तो ये एक प्रकार से एंटीकोगुलेंट होता है। आप कहोगे पौधों में ब्लड कहाँ होता है? तो ब्लड नहीं होता, लेकिन उनके अंदर भी कुछ द्रव पाए जाते हैं जो कि उनके सिक्रीशन या फिर कटाव होने पर वो जो आप बोलते हैं ना गुद निकल रहा है किसी पेड़ में, अगर उसको कट लगाए उस पेड़ पर से गुद उसके ऊपर निकलता है, तो वो एक प्रकार से क्या हो रहा है? वो जमने की प्रोसेस से हम लोगों के अंदर एक प्रकार से हीमो नामक रंगा पदार्थ होता है जो कि एक प्रकार से द्रव में मिला होता है ब्लड के। उन्हीं प्रकार उनके जो द्रव होते हैं उनमें भी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। ओके, तो उनमें अगर हम बात करें कि एंटीकोगुलेंट क्या होता है तो ये होता है। ओके, तो अगर हम जो ब्लड रखते हैं बैंक में, किसमें? बैंक में जो ब्लड रखा जाता है जिसे बोलते हैं ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक में ब्लड में क्या मिलाया जाता है ताकि वो जम न पाए? वो उसमें मिलाया जाता है सोडियम साइट्रेट, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड ऑक्सीलेट और EDTA। ओके, ये सब मिलाए जाते हैं। यहाँ पर देखो पॉइंट लिखा, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए अत्यधिक आवश्यक है या थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन तथा एक्शन के लिए आवश्यक होता है, यानी कि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदल करके इसे एक्टिव रूप में लाने की कोशिश करता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो होता है लसिका। ओके, अगर हम बात करें लिम्फ की जिसे बोलते हैं
टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं, अर्थात ऊतक द्रव, या फिर इसे हम बोल सकते हैं लसिका। ओके, तो जो लिम्फ होता है ना, ये मुख्यतः प्लाज्मा के समान होता है, क्योंकि प्लाज्मा भी रंगहीन था और ये भी एक से रंगहीन ही होता है, अर्थात कलरलेस होता है। ओके, तो अगर हम टिश्यू फ्लूइड की बात करें तो उसमें क्या बोलता है कि ब्लड जब कैपिलरी से होकर टिश्यू की तरफ जाता है, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में जो द्रव होता है एक ट्रांसफर करने के लिए, तो वो ब्लड जब कैपिलरीज के माध्यम से अर्थात वाहिनियों के द्वारा हमारे टिश्यू की तरफ अर्थात ऊतक की तरफ जाता है, तो कुछ वाटर के साथ साथ कई छोटे वाटर सॉल्वेंट पदार्थ कैपिलरीज से टिश्यू की सेल्स के बीच स्पेस में आ जाते हैं। क्या हो रहा है कि कुछ वाटर के साथ उसी ब्लड कैपिलरीज में कुछ वाटर के साथ साथ कई छोटे छोटे वाटर सॉल्वेंट पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ जो कि उस जल में घुलित अवस्था में रहते हैं। ओके, तो वाटर सॉल्वेंट पदार्थ जो होते हैं कैपिलरीज से अर्थात ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू की सेल्स के बीच के स्पेस में आ जाते हैं, जिसे हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। ओके, तो ये होता है हमारा टिश्यू फ्लूइड। और देखो क्या बोल गया, ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच न्यूट्रिएंट्स, गैस इत्यादि का एक्सचेंज इसी फ्लूइड के माध्यम से होता है। किसके फ्लूइड के माध्यम से? टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से। किसका एक्सचेंज होता है? वो होता है कि ब्लड और टिश्यू सेल्स में जो ब्लड हमारे शरीर से पूरे बॉडी में जाएगा तो जगह जगह पर जो कोशिकाएं होंगी, जो ऊतक होंगी या फिर अन्य आर्गन जिनको जिस चीज की आवश्यकता होगी उसका ऑब्जर्व करेंगे। तो वही बोल रहा है कि इन्हीं के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से ही क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से ही ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच न्यूट्रिएंट्स अर्थात कुछ न्यूट्रिएंट्स और गैस आदि का जो एक्सचेंज होता है ना, इसी माध्यम से होता है। इसके माध्यम से, इस फ्लूइड के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से, टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से। इसके अलावा देखो, अगर लिम्फ की बात किया जाए ना, वो एक प्रकार से प्लाज्मा के समान है। अब प्लाज्मा के समान तो है, लेकिन उसमें जो एक प्रकार से बृहद प्रोटीन होते हैं या फिर अन्य पोषक तत्व होते हैं, उनमें ये सब नहीं होता। मतलब उनमें ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, ये सब उसमें नहीं पाए जाते हैं। वो एक प्रकार से साधारण सा द्रव होता है जो कि हमारे इन ऊतकों में पाया जाता है। ओके, तो इसके अलावा देखो, ये एक प्रकार से जो लिम्फेटिक रीजन होता है हमारा, लिम्फेटिक जहाँ पर लिम्फ वाले आर्गन ज्यादा पाए जाते हैं, तो उन सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसे लसिका कहते हैं। लसिका किसे बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसे लसिका बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पैरों के जंघों में लिम्फेटिक वेसल्स काफी ज्यादा होती हैं, जिनमें उन द्रवों को क्या बोल दिया हम? लिम्फेटिक या फिर बोल देते हैं लिम्फ बोल दिया। ओके, इसके अलावा लिम्फ का क्या कार्य होता है? लिम्फ का कार्य ये भी होता है कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के जो होते हैं ना, क्या पाए जाते हैं उसमें? विशेष प्रकार के स्पेशल यानी कि स्पेशल लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। अब लिम्फोसाइट आप पहले से भी जानते हैं, लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है? लिम्फोसाइट एक प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। तो वही बोला गया है कि इसमें जो होता है स्पेशल लिम्फोसाइट होते हैं जो कि बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हमारे लिम्फ के बारे में। ओके, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो यहाँ तक पढ़ो। उसके पश्चात हमारा आज का टॉपिक खत्म होता होगा कि मतलब जो बॉडी फ्लूइड था इतना वाला पार्ट ये समाप्त होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से सर्कुलेशन चलेगा कि ब्लड का सर्कुलेशन किस जगह से कहाँ पर ये जा रहा है, किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। इसमें मुख्यतः आपको मिलेगा हार्ट के बारे में, हार्ट और लंग के बारे में। ओके, जिनके माध्यम से ये दोनों ब्लड का जो प्रकार से सफाई होता है अर्थात ऑक्सीजन युक्त बनाते हैं, या फिर अनाक्सिक रक्त कहाँ बन जाता है, मतलब कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त, ये सब हम जानेंगे कि कहाँ पर रक्त शुद्ध होता है या फिर अन्य माध्यम में कैसे क्या होता है। ओके, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन में। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से आप ये पूरा यहाँ तक कवर कीजिए, इसको अच्छे से रीड करिए। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।